तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट हॉरर सीरीज को, जिसकी डिमांड मेरे चैनल के ऊपर बहुत ही ज्यादा आ रही थी। इस सीरीज का नाम है फ्रॉम, जिसके 3 सीजन्स हैं। ये एक प्रॉपर साइंस फिक्शन हॉरर सीरीज है जहाँ पर आपको मॉन्स्टर मिलेंगे, टाइम ट्रेवल मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। मतलब कि ये सीरीज आपका दिमाग हिलाकर रख देगी। इस सीरीज के टोटल 3 सीजन्स होंगे। हर एक सीजन के अंदर टोटल 10 एपिसोड्स हैं और इसका सीजन 3 अभी चल ही रहा है। तो आज की वीडियो के अंदर हम सीजन 1 के पहले 5 एपिसोड्स को देखेंगे और कल की वीडियो के अंदर सीजन 1 के बाकी 5 एपिसोड्स आएंगे। फिलहाल इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.8 स्टार्स आउट ऑफ 10, जिसको 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने वोट किया है। इस सीरीज को क्रिएट किया है जॉन ग्रिफिन ने। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगी और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप प्राइम वीडियो पर जाकर इसे हिंदी में देख सकते हैं। और मैंने हाल ही में ही काफी इंटरेस्टिंग चीजों को एक्सप्लेन किया है, काफी बढ़िया मूवीज को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने उन्हें मिस कर दिया है जाकर देख लेना, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा। और अब यहाँ से फ्रॉम सीरीज के कई सारी वीडियोस आती रहेंगी, तो आप रोज ही चैनल को चेकआउट कर लीजिएगा। और चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। हमको 1 मिलियन सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करने हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। इस कहानी की शुरुआत जंगलों के बीचों बीच बसे हुए एक टाउन को दिखाते हुए होती है, जहां पर शाम के समय थोड़ा सा ही अंधेरा होते ही बॉयड नाम का शेरिफ एक घंटी लेकर टाउन में निकल पड़ता है। और इस घंटी की आवाज को सुनकर सभी लोग जल्दी जल्दी अपने घर के अंदर जाने लगते हैं। उसी समय वहां का डाइनर, यानी कि एक तरह की जगह जहां पर खाना खाया जाता था, वो भी बंद हो रहा होता है। और तभी हम अंदर सैरा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि डाइनर के अंदर एक तावीज को चेक करती है और वहां से जाने लगती है। साथ ही साथ हम वहां पर एक रेडियो को नोटिस करते हैं, जो कि अचानक से अपने आप चालू होकर एक गाना गाना चालू कर देता है। तभी दूसरी तरफ टाउन के हॉस्पिटल के अंदर हम एक डिमेंशिया पेशेंट मिस्टर ल्यू को अपने बेटे कैनी के साथ चेस खेलते हुए नोटिस करते हैं। कैनी असल में गांव के डेप्यूटी होने के साथ साथ बॉयड का साथी भी था। अब शाम होने की वजह से वहां की डॉक्टर क्रिस्टी आकर उनसे गेम बंद करने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन ये चीज मिस्टर ल्यू को अच्छी नहीं लगती और वो काफी ज्यादा बचकाना बिहेव करने लगते हैं। ऑब्वियस ही बात है अपनी ओल्ड एज की वजह से। पर अभी वो क्रिस्टी की बात को मानते हुए वहां से हॉस्पिटल में ही मौजूद अपने एक रूम के अंदर दूसरी नर्स, जिसका नाम जीना था, उसके साथ चले जाते हैं। तब कैनी भी थोड़ी देर क्रिस्टी से बात करके वहां से निकलने लगता है। यहाँ पर हम दोनों के बीच एक कनेक्शन को भी नोटिस कर पाते हैं, जैसे कि उन दोनों को एक दूसरे की काफी फिक्र हो। अब तभी हॉस्पिटल का गेट बंद करने के बाद क्रिस्टी भी हॉस्पिटल में मौजूद उस तावीज को चेक करती है, यानी कि ये तावीज इस टाउन के अंदर काफी खास था। जिसके बाद वो भी अंदर चली जाती है। अब आगे जब कैनी बॉयड के पास पहुंचता है तो बॉयड दूरबीन से एक कॉलोनी हाउस को देख रहा था, जिसके अंदर ढेर सारे लोग मजे कर रहे थे। लेकिन शाम होते ही वो भी अंदर जाने लगते हैं। यानी कि इस टाउन के अंदर 2 तरह के लोग थे। एक तो नॉर्मल टाउन के इंडिविजुअल हाउसेस में रहा करते और कई सारे ऐसे लोग थे जो कि इकट्ठा होकर कॉलोनी हाउस में बिंदास जी रहे थे। खैर तभी बॉयड भी अपने स्टेशन के लिए निकल जाता है, जिसके बाहर एक बोर्ड पर नाइट विदाउट इंसिडेंट्स 96 लिखा हुआ था, यानी कि टाउन के अंदर कोई भी हादसा हुए 96 दिन बीत गए थे। अब गांव के अंदर किस तरह के हादसे होते हैं इसके बारे में हमें आगे जानने को मिलेगा, जो कि बहुत ही खतरनाक है। वहीं अब टाउन के बार में हम फ्रैंक नाम के एक आदमी को दारू पीकर पड़ा हुआ देखते हैं, जिसको बारटेंडर लात मारकर उठाने की कोशिश करता है। पर जब फ्रैंक नहीं उठता तो वो बारटेंडर भी अपनी शॉप में लगे हुए तावीज को चेक करके वहां से निकल जाता है। अब दारू पीने की वजह से फ्रैंक घर पर नहीं पहुंच पाता, लेकिन उसकी बीवी लॉरेन और बेटी मेगन जो होती है वो उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा होता कि वो आखिर करें तो करे क्या। लॉरेन जो होती है वो अपने पति से काफी गुस्सा थी, लेकिन जब लॉरेन को ये लगता है कि फ्रैंक घर नहीं आने वाला है तो वो घर को सही से लॉक कर देती है। खैर अब रात के समय जब मेगन अपने रूम में होती है तभी उसको उसकी ग्रैंडमा की आवाज खिड़की के द्वारा आती है, जो कि मेगन से खिड़की खोलने के लिए कह रही थी, क्योंकि उसे बाहर काफी ठंड लग रही होती है। अब लॉरेन मेगन को देखते ही उसे रोकने की कोशिश करती है। मेगन को यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि वो एग्जैक्टली उसकी दादी जैसी नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी उसने खिड़की खोल दी थी और तभी उसकी दादी एक मॉन्स्टर बनकर अचानक से ही घर के अंदर आकर मेगन के ऊपर हमला कर देती है। जिसके साथ ही हम अगली सुबह एक वेकेशन वैन यानी कि आरवी के अंदर जिम और टेबिता यानी कि टेबी नाम के एक कपल को देखते हैं, जो कि अपनी टीनेज लड़की जूली और छोटे बेटे ईथन के साथ एक ट्रिप पर कहीं जा रहे थे। रास्ते में जूली ईथन को मॉन्स्टर की कहानी सुनाते हुए डराने की कोशिश करती है, पर बाद में टेबी ईथन के पास आकर उसको ये कहती है कि मॉन्स्टर जैसा कुछ नहीं होता, जिससे कि ईथन इजीली कन्विंस भी हो जाता है।
हम एक और चीज को भी नोटिस कर पाते हैं कि जो जूली है वो अपने माता पिता से थोड़ी कटी कटी सी रहती थी। खैर तभी टाउन के अंदर फ्रैंक को दिखाया जाता है जो कि अब सुबह उठकर घर में आता है। तब उसके घर के बाहर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। तभी फ्रैंक को देखते ही बॉयड गुस्से में उसके पास आकर सबके सामने उसे 2 चांटे मारता है और गुस्से में उसे ऊपर ले जाकर मैगन और उसकी बीवी लॉरेन की डेड बॉडी दिखाता है, जिनको उन मॉन्स्टर्स ने बहुत ही बुरी तरह से नोच नोच कर खत्म कर दिया था। जिसको देखकर फ्रैंक रोने लगता है और तब बॉयड उसे जान से मारना चाहता था, पर कैनी उसे ऐसा करने से रोक देता है। और जब बॉयड कैनी से फ्रैंक को जेल में डालने के लिए कहकर नीचे आ रहा होता है, तब उसे गांव के फादर खतरी मिलते हैं और बॉयड उनको बोलता है कि वो ऊपर चले जाएं। तब बॉयड इमोशनल होते हुए उस घर के अंदर मौजूद उस तावीज को उठाकर वहां से चला जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तावीज को हर कोई टाउन के अंदर इस्तेमाल किया करता था, ताकि वहां के जो मॉन्स्टर हुआ करते थे ना, जो कि इंसानों के रूप में होते हैं, वो अंदर ना आ पाए। समहाउ ये एक सिजिल की तरह था जो कि पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट किया करता, जिससे कि ये मॉन्स्टर अंदर नहीं आया करते थे। लेकिन हाँ, अगर कोई मैगन की तरह खिड़की को या दरवाजे को खुद से खोल दे तो वो अंदर आ जाया करते, और वो क्या करते हैं ये तो आप देख ही चुके हो। वहीं अब हम वापस से टैबी और उसके परिवार को देख पाते हैं जो कि अभी भी सफर में आगे चल रहे थे। वो अचानक से एक ऐसे रास्ते पर पहुंच जाते हैं जहां पर एक पेड़ पड़ा हुआ था, जिसको देखने के लिए जब पूरा परिवार नीचे उतरता है तभी वहां पर ढेर सारी रेवन बर्ड्स आकर शोर करने लगती हैं। डैम, दिस रेवन बर्ड अगेन। खैर अब वहां पर किसी को भी ये चीज सही नहीं लगती, जिसके चलते वो वापस से दूसरे रास्ते से जाने लगते हैं। उनको ऐसा लगा था कि पीछे एक कट था जहां से वो जा सकते थे। अब तभी बॉयड टाउन के अंदर मौजूद डोना नाम की एक औरत के कॉलोनी हाउस में जाता है। डोना से बॉयड की कुछ ज्यादा नहीं बनती थी, जिसके बारे में हमें आगे जानने को भी मिलेगा। अब बॉयड वहां पर असल में अपने बेटे एलिस से मिलने के लिए आया था, और ऊपर जाने पर वो देखता है कि एलिस अपनी गर्लफ्रेंड फातिमा की पेंटिंग बना रहा था। अब फातिमा तो बॉयड को देखकर काफी खुश होती है, मगर एलिस किसी वजह से यहाँ पर बॉयड से बात नहीं करता था, इसलिए वो अपने पिता के वहां आने से खुश भी नहीं था। तब बॉयड एलिस को लॉरेन और मैगन की मौत के बारे में बताकर उनके फ्यूनरल में आने के लिए कहता है, पर एलिस इस पर कोई खास रिएक्शन नहीं देता, जिस वजह से बॉयड भी वहां से चला गया था। अब दूसरी तरफ अचानक से ही मेन रोड पर टैबी और उसके परिवार के फोन के अंदर सिग्नल्स आना ही बंद हो गए थे। खैर अब आगे बढ़ते बढ़ते ये लोग इसी टाउन के अंदर आ जाते हैं जिसको अब तक हम देख रहे थे, और अभी लॉरेन और मैगन का फ्यूनरल चल रहा होता है। पर जैसे ही सभी जिम और उसकी आरवी को देखते हैं तो वो उनको घूरने लगते हैं। वो शॉक्ड हो गए थे और ये चीज जिम और उसके परिवार को अजीब लग रही थी। लेकिन तभी जिम नीचे उतर कर बॉयड से बात करते हुए हाईवे पर जाने के बारे में पूछता है। बॉयड यहाँ पर काफी शॉक्ड था क्योंकि काफी टाइम से यहाँ कोई आया ही नहीं था, पर अभी वो जिम को उसी रोड पर आगे चलने की सलाह देता है, जिस पर जिम मान गया था। उसे लग रहा था कि हाईवे आगे ही होगा, पर उस रोड पर आगे चलते चलते जिम की जो आरवी होती है वो वापस से उसी टाउन के अंदर आकर रुक जाती है, जो कि काफी अजीब बात थी। पर जिम अभी डाइनर वाली लड़की सैरा से हाईवे का रास्ता पूछता है, लेकिन सैरा काफी अजीब बर्ताव करते हुए वहां से चली जाती है। वो कोई बात नहीं करती और तब जिम वापस से आगे बढ़ने लगता है। अब इसी दौरान हम सैरा के भाई नेतन को भी देख पाते हैं, जिसका काम गांव के चिकन्स और बकरियों को संभालने का था। एनीवेज अब जिम जो होता है वो बार बार घूम फिर कर इसी टाउन में आ रहा था, तो रास्ते में जिम और टैबी की बहस होने लगती है, क्योंकि वो अब तक हाईवे पर पहुंचे ही नहीं थे और अब वो तीसरी बार वापस से सेम ही टाउन में आ जाते हैं, जिसको देखकर जिम गाड़ी को उल्टी डायरेक्शन में लेकर जाने लगता है, जिसको बॉयड और कैनी देखते ही अपनी कार से उनके पीछे जाने का डिसाइड करते हैं। अब जिम जो होता है वो आरवी को चला रहा होता है, लेकिन अचानक से उनकी आरवी के सामने एक कार आ जाती है, जिससे आरवी का बैलेंस बिगड़ता है और वो जाकर पास के ही पेड़ों से टकराते हुए टेढ़ी होकर नीचे गिर पड़ती है। अब जिम और उसका परिवार एक्सीडेंट होने की वजह से घायल हो चुके थे। जिम जख्मी हालत में ड्राइवर सीट पर अटक चुका था। ईथन के पैर में रॉड घुस गई थी और टैबी बेहोश थी। जूली का भी बुरा हाल था। वहीं जो दूसरी कार थी उसका भी एक्सीडेंट हुआ था, जिसका ड्राइवर टोबी जल्दी से कार से बाहर निकलकर उल्टी करने लगता है और आगे की तरफ जाता है, जहां पर कैनी और बॉयड मिलकर नेल्स लगा रहे थे ताकि वो जिम की आरवी के टायर को पंक्चर करके उसको सच्चाई बता पाएं कि यहाँ पर आखिर होता क्या है और वो क्यों बार बार घूम फिर कर यहीं आ रहा था। एनीवेज तभी टोबी की हालत देखकर बॉयड उसे जल्दी से कैनी के साथ हॉस्पिटल भेज देता है और खुद एक्सीडेंट वाली लोकेशन पर भागकर जाने लगता है, क्योंकि टोबी ने उसे बताया था कि वहां पर एक्सीडेंट हुआ है। अब हॉस्पिटल पहुंचने पर तुरंत ही क्रिस्टी जीना से टोबी की पट्टी करने के लिए कहकर खुद कैनी के साथ एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर जाने लगती है, क्योंकि वही एक लौती थी जो कि वहां पर ये सब जाना करती। वहीं बॉयड टोबी की कार के पास पहुंच गया था, जिसके अंदर जेड नाम का एक और आदमी था, जिसने बहुत ही ज्यादा नशा करा हुआ था और वो हर किसी को देखकर यही कहता था कि वो बहुत सुंदर है। खैर उसे यहाँ पर ज्यादा चोट नहीं आई होती, इसलिए बॉयड अभी जेड को हथकड़ी से कार में ही बांधकर खुद जिम की क्रैश्ड आरवी की तरफ जाता है, जहाँ पर वो जिम और उसके परिवार को आरवी से
उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। वहीं अब जब कैनी, फादर खत्री और क्रिस्टी बॉयड के पास वापस जाने लगते हैं तो रास्ते में उन्हें एलिस भी मिल जाता है, जिसको वो एक्सीडेंट की बात बताकर अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। और वो लोग जल्दी ही वहां पहुंच गए थे जहां पर अब तक बॉयड जूली को आरवी से बाहर निकाल चुका था। खत्री जेड के पास रुक गया था और कैनी और क्रिस्टी बॉयड की मदद करने में लग गए थे। ये तीनों जल्दी ही टैबी और जिम को भी बाहर निकाल लेते हैं, जिनको खास चोट नहीं आई थी, लेकिन ईथन, जिसको ज्यादा चोट थी, वो अभी बेहोश था। जल्दी ही अंधेरा भी होने वाला होता है, इसलिए बॉयड और क्रिस्टी फैसला करते हैं कि वो ईथन का इलाज रात में आरवी में ही रहकर करेंगे, क्योंकि बॉयड के पास अभी एक टैलिस्मैन यानी कि वही तावीज था, जो कि कुछ और नहीं बल्कि मैगन के घर वाला था, और उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, अदरवाइज एक बच्चा मारा जाता। पर वो बाकी सबकी जान को खतरे में भी नहीं डाल सकते थे, इसलिए बॉयड जिम को समझाने की कोशिश करता है कि उसे अपने परिवार के साथ गाँव में यानी कि टाउन में वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि रात में जंगल बहुत खतरनाक हो जाता है और वो और बच्चों को नहीं गाड़ना चाहता, यानी कि और बच्चों को दफनाना नहीं चाहता है। पहले तो अब जिम उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब बहुत ही ज्यादा बॉयड फोर्स करता है तब वो समझ जाता है कि हाँ, यहाँ पर खतरा काफी ज्यादा है। लेकिन टैबी ईथन को ऐसे ही किसी स्ट्रेंजर के हवाले नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए जिम खुद भी वहीं पर रुकने का फैसला लेता है। लेकिन फिलहाल वो टैबी और जूली को कैनी, खत्री और एलिस के साथ गांव की तरफ भेज देता है। वहीं तभी हम हॉस्पिटल के अंदर सैरा को देखते हैं, जो कि टोबी के पास आकर उसे किस करती है, अजीब सा बर्ताव कर उसे सॉरी बोलती है और बाद में उसे स्टैब करके जान से मार डालती है। उसकी हरकतों से ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उससे जबरदस्ती ये करवा रहा हो। मीनवाइल जब कैनी सबको लेकर गांव जा रहा था, तभी बॉयड और उसके ही बिछाए गए नेल्स की वजह से उनकी कार का टायर पंक्चर हो जाता है, क्योंकि कैनी उसको हटाना भूल गया था। लेकिन अब तक अंधेरा भी हो चुका था, इसलिए एलिस, खत्री और कैनी तुरंत ही जेड, टैबी और जूली को कार से बाहर निकालकर बस उनके साथ भागते रहने की उन्हें सलाह देते हैं। साथ ही साथ वो उनको ये मना भी करते हैं कि बेशक से कोई भी उन्हें कैसी भी आवाज दे, उन्हें कोई भी दिखाई दे या फिर कोई भी बुलाए, उस पर उन्हें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो इंसान नहीं होंगे। अब तभी हम आरवी के अंदर मौजूद बॉयड को देखते हैं, जिसने लॉरेन के घर वाले टैलिस्मैन यानी कि तावीज को आरवी में लगा दिया था, और क्रिस्टी अभी भी ईथन का इलाज कर रही होती है, जिसको अब अचानक से दौरे पड़ने लग गए थे। और तभी अब अंधेरा होने की वजह से ढेर सारे मॉन्स्टर्स इंसानी रूप में आरवी की तरफ बढ़ने लगे थे, जिसके साथ ही एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि इन मॉन्स्टर्स की खास बात ये थी कि वो इंसानों जैसे ही दिखा करते और वो लोगों को गेट या फिर विंडो खोलने के लिए कन्विंस कर लिया करते थे, जैसे कि इन्होंने मैगन के साथ किया था, और ऐसा करते ही वो उन लोगों को नोच कर खत्म कर देते। अब रात में आरवी के बाहर ऐसे ही ये सारे मॉन्स्टर्स इंसानी रूप में बात करते हुए आते हैं, जिसके चलते जिम को ऐसा लगता है कि बाहर और भी लोग गाँव के अंदर से मदद करने आए हैं, इसलिए वो गेट खोलने लगता है। लेकिन तभी बॉयड उसके गले को पकड़ते हुए उसे रोकता है, जिसके अंदर वो कामयाब भी हो गया था। वहीं अब कैनी और बाकी सब भागते हुए कॉलोनी हाउस के पास आ चुके थे, जहां पर जेड जो होता है वो तो ऑलरेडी नशे में था, साथ ही साथ वो वहीं पर गिर पड़ता है, जिससे कि उसके सर पर थोड़ी सी चोट आ गई थी और उसके चलते वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो गया था। अब पहले तो डोना उनके लिए गेट नहीं खोलती, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स भी हो सकते थे, और उसी समय वहां पर असली मॉन्स्टर्स जूली के ऊपर हमला करने वाले होते हैं। यहाँ पर वो उसका नाम भी लेते हैं, उसके दिमाग के साथ खेलते हैं। लेकिन तभी वक्त रहते फातिमा डोना को समझाते हुए गेट को खुलवा देती है, जिससे कि कैनी, जेड, एलिस, जूली, खत्री और टैबी अंदर आ गए थे। लेकिन अभी भी टैबी और जूली को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये था क्या, क्योंकि उन लोगों के लिए तो वो एक आम इंसान की तरह दिख रहे थे। और तब फिलहाल के लिए डोना जो होती है वो जूली, जेड और टैबी को बंधवा देती है, क्योंकि अभी उन दोनों में से ही किसी को भी उस जगह की सच्चाई के बारे में नहीं पता था, इसलिए उनकी एक छोटी सी गलती बाकी सबकी जान ले सकती थी। और टैबी को डोना के रूम में बांधा गया था। जेड को एक बेड से बांध दिया जाता है, क्योंकि वो नशे में भी था और उसे चोट भी लग गई थी, जिस वजह से वो अनकॉन्शियस था। बात रही जूली के बारे में, तो उसे किचन में बांधा जाता है। तभी किचन के अंदर विक्टर नाम का एक आदमी पीचेस ढूंढते हुए आता है, क्योंकि वो उसका इनाम था। अब कहीं ना कहीं विक्टर की हालत देखकर हम समझ पाते हैं कि उसका मानसिक संतुलन थोड़ा सा सही नहीं था, जिस वजह से ही जूली उससे काफी डर रही थी। अब तभी अचानक से वहां पर फातिमा आकर विक्टर को वहां से जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो उसको डरा रहा था। खैर अब फातिमा जूली को जैसे तैसे शांत करके अपने साथ एलिस के रूम में लेकर जाती है, जहां पर वो उसको ये बताती है कि वो काफी सारी अच्छी पेंटिंग्स बनाता है, और जूली भी इससे काफी इम्प्रेस्ड हो गई
रही थी। खैर अब वो उसे मॉन्स्टर्स के बारे में बताने लगती है कि वो कैसे लोगों को मीठी मीठी बातों में फंसाकर उनके घर में आते हैं और उनको जान से मार डालते हैं। वहीं क्रिस्टी भी आरवी के अंदर मॉन्स्टर्स की वजह से काफी डर रही थी और उसको लग रहा था कि वो लोग अब नहीं बचेंगे कि तभी जैसे तैसे बॉयड उसको शांत करता है और तब क्रिस्टी खुद को काबू करते हुए ईथन के पैर से रॉड को निकालने के बाद उसके पैर में टांके लगा देती है। इनफैक्ट अब ईथन ये बताता है कि उसे जब दौरे पड़े थे तो उस दौरान वो एक ऐसी जगह पर चला गया था जहां पर उसे कई सारी पेंटिंग्स दिखाई दी थी, जिसको सुनकर पहले तो क्रिस्टी और बॉयड थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं और सबको ये पता चलता है कि उसे आज से पहले कभी भी दौरे नहीं पड़े थे। खैर अब अगला सीन कॉलोनी हाउस में कैनी पर आता है जहां पर वो एलिस से लड़ रहा था क्योंकि सभी उससे काफी रूड बर्ताव कर रहे थे। लेकिन जो एलिस होता है वो उल्टा यहाँ पर कैनी के ऊपर ही इल्जाम लगाता है कि उनके बिछाए हुए कांटों की वजह से ही वो लेट हो गए थे और आज वो मारे जाते, जिस पर दोनों की काफी बहस होती है। लेकिन तभी वहां पर एलिस उसे शराब की बोतल देकर जाता है कि इसको पीकर शायद उनका गुस्सा शांत हो जाएगा और फादर खतरी भी उसको समझाते हैं और दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। तब कैनी की बातों से हम जान पाते हैं कि असल दुनिया में वो जहाँ पर रहते थे वहां पर कैनी के पिता यानी कि मिस्टर लियू को एक समय पर डिमेंशिया हो गया था, जिसकी वजह से एक दिन वो शहर से ही बाहर चले गए और तब मिसेस लियू और कैनी उन्हें अपनी कार में दूसरे शहर में लेने गए थे और वापस आते समय उन्हें भी रास्ते में वही पेड़ दिखाई दिया था, जिसके बाद से ही वो लोग इस टाउन के अंदर फंस गए। कहीं ना कहीं कैनी को अपने पिता की डिमेंशिया की बीमारी की वजह से बहुत ही ज्यादा डर लगता था, क्योंकि अगर हॉस्पिटल में रहते हुए कभी वो खिड़की या फिर दरवाजा खुला छोड़कर भूल गए तो इससे उनकी जान पर खतरा था। तब फादर खतरी उसे पॉजिटिव रहने के लिए कहते हैं और दूसरी तरफ हॉस्पिटल के अंदर अभी भी मिस्टर लियू जीना के साथ चेस खेल रहे थे। लेकिन अचानक से ही उनको अपने बेटे की याद आने लगती है, जिसके चलते जीना उन्हें रूम में लेकर जाती है। साथ ही साथ हम ये भी देख पाते हैं कि सैरा ने अब तक बेरहमी से टोबी को खत्म कर दिया था और वो उसको मारने के बाद यही दोहरा रही होती है कि वो उसे माफ कर दे, क्योंकि उसके पास खुद को और सबको बचाने का यही एक रास्ता है। जिसके बाद वो वहां से घर में वापस आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ डोना भी टैबी को ये सारी कहानी बता रही थी कि उस गांव के अंदर सब अलग अलग जगह से आए हैं और उन सबको भी पहले रास्ते में वो मनहूस पेड़ दिखाई दिया था, जिसके बाद वहां पर कई सारी रेवन बर्ड्स आकर चिल्लाई भी थी और उसके बाद ये सभी लोग इस टाउन में आकर फंस गए जहां पर ये मॉन्स्टर्स रोज रात निकलते हैं उनका शिकार करने के लिए और यहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन टैबी को तो उसकी बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। तभी डोना उसे अपनी बहन के बारे में बताती है जो कि काफी निडर हुआ करती थी और एक बार उसने भालू के दांत को अपने हाथ से ही तोड़ दिया था। लेकिन एक दिन वो दोनों ही इस टाउन के अंदर आ गईं और उस समय तक रात भी हो चुकी थी। इनफैक्ट वो टैबी को लकी बताती है क्योंकि वो यहाँ पर दिन में फंसे, अदरवाइज अगर रात में फंसते तो उनके परिवार से कोई नहीं बचता। खैर डोना ये बोलती है कि रात में उनकी कार के सामने एक इंसान आकर खड़ा हो गया था जो कि वहां से हट नहीं रहा होता। पहले तो डोना को ये लगा कि उसकी बहन उसके ऊपर गाड़ी ही चढ़ा देगी, लेकिन तभी होता यह है कि डोना की बहन उसे डराने के लिए बाहर जाती है, पर वो आदमी असल में एक मॉन्स्टर था जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं था, जिसने कि अचानक से ही डोना की बहन की बॉडी को उधेड़ दिया और सारे मॉन्स्टर्स मिलकर पूरी रात डोना की बहन को टॉर्चर करते रहे। उसकी चीखें उसको सुनाई देती रही थी। अब डोना बताती है कि ये मॉन्स्टर्स खाली हमको मारने के मकसद से नहीं आते, बल्कि ये हमको टॉर्चर करते हैं। इनको ये चीजें काफी पसंद आती है। ये इंसानों का उस तरह से शिकार करते हैं जैसे कि इंसान हिरन का शिकार करता हो अपने मजे के लिए। एनीवेज अब हम विक्टर को देख पाते हैं जो कि कॉलोनी हाउस के अंदर अपने रूम के अंदर ड्राइंग कर रहा था एंड माइट भी यही वो जगह थी जो कि ईथन ने देखी थी जब उसे दौरे पड़ रहे थे। खैर अब तभी सो जाते हैं और वहीं आरवी के अंदर भी सब सो गए थे और इसी तरह से अब सुबह हो जाती है। तब बॉयड, क्रिस्टी और जिम ईथन को लेकर अपने साथ बाहर निकलते हैं, जहां पर तब तक जिम का पूरा परिवार, खतरी और कैनी भी पहुंच गए थे, जो कि एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। वहीं हम सैरा को नोटिस करते हैं और उसको असल में लगातार अजीब सी आवाजें आया करती थी, जिसने ही उससे ये कहा था कि अगर वो टोबी को जान से मार देगी, साथ ही साथ हॉस्पिटल का दरवाजा खुला छोड़ देगी, तो वो लोग उसे घर जाने देंगे। और हम जानते हैं कि मॉन्स्टर्स उसके दिमाग के साथ खेल रहे थे। खैर अब वो इसके बारे में अपने भाई नेथन को बताती है और क्योंकि वो अजीब बर्ताव कर रही थी इसलिए नेथन उसको संभालता है। अब क्योंकि रात में आते समय सैरा ने हॉस्पिटल का दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था, तो इसलिए जब क्रिस्टी, कैनी और खतरी हॉस्पिटल में आते हैं तब उन्हें वहां पर बस मिस्टर लियू, जीना और टोबी की लाश मिलती है, जिन्हें मॉन्स्टर्स ने बुरी तरह से खाया हुआ था। लेकिन ये बात अभी तक किसी को नहीं पता थी कि टोबी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि सैरा खुद थी। और अब अपने पिता की लाश को इस तरह देखकर कैनी बहुत जोर जोर से रोते हुए उन्हें गले से लगा लेता है और बाद में गुस्से में जाकर एक पेड़ को काटने लगता है, जो कि इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी थी। खैर तभी बॉयड उसके पास आकर उसे संभालता है और तब कैनी उससे थोड़ी देर अपने पिता के बारे में बात करने के बाद चला जाता है। तब बॉयड भी वहां से अपने ऑफिस में
में आ चुका था, जहाँ पर वो एक बोट की चाबी को देखता है और अपनी वाइफ एबी को याद करने लगता है। अब तभी हम ईथन को देखते हैं जो कि कॉलोनी हाउस के अंदर आराम से बैठा था कि तभी उसकी नजर विंडो से बाहर उसकी ही उम्र के एक लड़के पर पड़ती है जिसने पूरे के पूरे सफेद कपड़े पहने हुए थे, जो कि ईथन को देखकर स्माइल करता है और तब ईथन भी उसको देखकर हंसता है और इसी के साथ एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत रात के समय को दिखाते हुए होती है, जहां पर हम जिम और उसके परिवार को नोटिस करते हैं जिन्हें अभी भी कॉलोनी हाउस के अंदर रोका गया था, जहां पर लोग मिलजुल कर रहा करते और उन्हें एक दूसरे की किसी भी एक्टिविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ पर हम ये भी नोटिस करते हैं कि एक बूढ़ी महिला किसी जवान लड़के के साथ इंटीमेट हो रही थी, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी टैबी को एक बहुत ही भयानक सपना आता है जिसके चलते उसकी आंख खुल जाती है। वो काफी डर गई थी, जिसको उसका पति जिम संभालता है। वहीं अब तक जेड जो कि बेहोश था उसकी भी आंख खुल गई थी, जिसको अभी तक बेड से बांध कर रखा गया था। वो उठकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे डॉना गुस्से में उठकर उसके पास आकर उसे शांत करवाते हुए मॉन्स्टर के बारे में बताती है। अब अगली सुबह जब बॉयड की आंख खुलती है तो वो गाँव के बीचों बीच रखे हुए एक डब्बे को देख रहा था। असल में पहले के समय में बॉयड ने एक रूल बनाया था कि अगर किसी भी इंसान की वजह से टाउन के अंदर मौजूद किसी भी इंसान की जान जाती है तो उसे रात में उसी डब्बे में बिना टेलिस्मैन यानी कि उस तावीज के बिना छोड़ दिया जाएगा। और क्योंकि फ्रैंक की वजह से उसका परिवार खत्म हो गया था, इसलिए आज उस डब्बे का पहली बार इस्तेमाल होने वाला था। अब बॉयड तभी वहीं पर बनी जेल के अंदर फ्रैंक को जाकर उठाता है, जो कि खुद काफी उदास था। उसे अपने परिवार को खो देने का काफी गम था। फ्रैंक यहाँ पर एक बात कहता है कि उसकी बीवी लॉरेन बॉयड को काफी पसंद करती थी। बॉयड की बीवी लॉरेन को उस पर हमेशा से भरोसा था कि वो इस टाउन के सभी लोगों को सेफली यहाँ से बाहर जरूर निकाल देगा। एनीवेज तभी अब सीन कॉलोनी हाउस की तरफ जाता है, जहाँ पर जेड को डॉना सुबह तक सारी बातें समझाती रहती है। वो उसे ये भी बता देती है कि टोबी अब जिंदा नहीं है, पर जेड को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। उसे तो ये लग रहा था कि जैसे ये जगह बस एक सर्कस है जिसका सेट बहुत ही शानदार और बड़ा है और ये सारे के सारे एक्टर और एक्ट्रेस हैं और टोबी उसे अकेला छोड़कर उसके साथ कोई प्रैंक खेल रहा है। और इसलिए जेड भी अब वहां से मजे में बाहर आकर एक लड़की की साइकिल लेकर टाउन में घूमने के लिए निकल पड़ता है। वहीं ईथन को वापस से वही सफेद कपड़ों वाला लड़का दिखाई देता है, जिसको देखकर ईथन हाई करता है और वो भी उसको देखकर उल्टा हाई बोलता है। यहाँ पर ये चीज काफी ज्यादा वियर्ड होती है क्योंकि वो किसी और को नहीं दिखाई दे रहा था। एनीवेज अब यहाँ से सीन मिसेस ल्यू पर आता है, जहाँ पर टाउन के डाइनर के अंदर टाउन के सभी लोगों के लिए वो खाना बनाने का काम करती थी। अभी कैनी से बात करते हुए वो ऐसे शो करती है जैसे कि वो नॉर्मल हो, मगर मिस्टर ल्यू के जिंदा ना होने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी। उन्हें इसका बहुत दुख था। तभी वहां पर सैरा आ जाती है, जो कि डाइनर में तो काम किया करती ही थी, लेकिन कभी कभी वो हॉस्पिटल में भी जाती, जिसके चलते उसने बहुत बड़ा कांड कर दिया था जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। खैर अब कॉलोनी हाउस में फादर खत्री जाकर जिम और टैबी से मिलकर उनसे बातचीत करते हैं कि आज उन लोगों को टाउन वालों के सामने चूज करना पड़ेगा कि वो कॉलोनी हाउस में रहना चाहते हैं या फिर टाउन वालों के साथ अलग से। अगर वो टाउन में रहते हैं तो उन्हें उनका खुद का घर मिलेगा, पर अगर वो कॉलोनी हाउस में रहते हैं तो उन्हें सब कुछ एक दूसरे के साथ शेयर करना पड़ेगा। अब जूली जो होती है वो भी जिद करने लगती है कि उन्हें भी उनके साथ जाना है, लेकिन जो टैबी और जिम होते हैं वो उसकी बात को अनसुना करके सीधा डिसाइड कर लेते हैं कि वो लोग टाउन में रहेंगे। यहाँ पर जूली की बात को कंसिडर नहीं किया गया था, जिसके चलते वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। इसलिए अभी के लिए खत्री उन्हें अपने साथ टाउन में मौजूद खाली घर दिखाने के लिए जाता है। जेड को अभी भी ऐसा लग रहा होता है कि ये सब बस एक मजाक चल रहा है, इसलिए वो मिसेस ल्यू के डाइनर में जाकर वहाँ पर लाइन में लगने की जगह लाइन तोड़कर खाना खाने के लिए जाता है। और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि टाउन के डाइनर के अंदर एक रेडियो लगा हुआ था, जिसके अंदर अक्सर आप गाने बजते हुए सुनते रहेंगे। और एक खास चीज कि ये पहले और दूसरे सीजन में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तीसरे सीजन में इस रेडियो के बहुत सीन्स हैं जो कि काफी जरूरी होंगे, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। खैर मिसेस लियू उसको कैंटोनीज भाषा में डांटती है और मारते हुए लाइन में लगकर खाना खाने के लिए कहती है, क्योंकि हम जानते हैं ये सब मजाक नहीं था। उसके बावजूद भी जेड को अभी भी सब मजाक ही लग रहा होता है, जो चीज टाउन के बाकी लोगों को अजीब लग रही होती है। साथ ही साथ सभी को और कैनी को ये लग रहा होता है कि ये जल्दी ही मारा जाएगा, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं था, वो किसी बात पर भरोसा नहीं करता। खैर तभी अब सैरा की नजर नेथन पर पड़ जाती है, जो कि उसके ही बारे में सोचते हुए डाइनर तक आ गया था। तब सैरा उसे वापस से जाकर जानवरों को संभालने के लिए कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि टाउन वालों को उस पर शक हो जाए। अब तभी हम फादर खत्री को टैबी और जिम के साथ देखते हैं, जो कि टाउन के अंदर उनको घर दिखा रहा था और वो उनसे हमेशा रूल्स को फॉलो करने के लिए कहता है। अब तभी जिम और टैबी की नजर वहां पर रखे उस बॉक्स पर पड़ती है जिसमें आज फ्रैंक को डाला जाने वाला था।
तब खतरी उन्हें बॉक्स के बारे में बताकर एक घर में लेकर जाता है, जो कि असल में वही घर था जिसमें लॉरेन और मैगन की मौत हुई थी। पर क्योंकि आज फ्रैंक भी शायद खत्म हो जाएगा, इसलिए उस घर को अब जिम और टैबी को दिया जाने वाला था। अब मैगन वाले कमरे की हालत देखकर टैबी का एकदम दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि अभी वहाँ की दीवारों पर चारों तरफ मैगन और लॉरेन का खून लगा हुआ था। तब टैबी रोते हुए बाहर आ जाती है और वो उस गाँव के अंदर नहीं रहना चाहती थी। वो ये भी कहती है कि वो इन गाँव वालों पर भरोसा कर क्यों रहा है, लेकिन जिम ये कहता है कि उन्होंने ही उनकी जान बचाई। और जिम टैबी को समझाता है कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। वो ऑलरेडी इस जगह से जाने का ट्राई कर चुके हैं, लेकिन वो उसमें नाकामयाब रहे। तो ये सारे के सारे लोग सच ही कह रहे थे। अब आगे हम बॉयड को देख पाते हैं, जो कि फ्रैंक को उसके कहने पर उस जगह पर लेकर जाता है जहां पर फ्रैंक अपनी बेटी के साथ खेला करता था। उसने वो झूला उसी के लिए लगाया था। तब फ्रैंक काफी इमोशनल हो जाता है और कहीं ना कहीं बॉयड खुद भी काफी दुखी था। अब कॉलोनी हाउस के अंदर हम ईथन को देखते हैं, जिसे एलिस चलने के लिए एक वॉकिंग स्टिक बनाकर देता है, जिसके पास में ही फातिमा और जूली भी बैठे हुए थे। यहाँ पर फातिमा से बात करते हुए जूली को पता चलता है कि टाउन के सभी लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, क्योंकि सब वहाँ पर अकेले हैं और सबको हेल्प की जरूरत है। अब जब अपनी वॉकिंग स्टिक से ईथन चलते हुए कॉलोनी हाउस के पीछे जाता है, तो उसे वहाँ पर विक्टर दिखता है, जो कि पैरों से चलते हुए पास में मौजूद पेड़ों के डिस्टेंस को नाप रहा था, ताकि वो ये पता कर पाए कि क्या सच में रात के अंदर वो पेड़ चलते हैं या फिर नहीं। तब ईथन उस बच्चे के बारे में पूछता है जिसको ईथन ने देखा था, यानी कि बॉय इन वाइट। लेकिन विक्टर ईथन से थोड़ा दूर दूर रहता है, क्योंकि रात को जूली उसको पसंद नहीं कर रही थी, जिसके चलते उसे ऐसा लगता है कि कहीं लोग उसे गलत ना समझ लें। खैर, अब ईथन फिर से उस वाइट कपड़े वाले लड़के के बारे में विक्टर से पूछता है, जिसको सुनकर तो विक्टर शॉक्ड हो गया था, क्योंकि पहले के समय में वो बच्चा उसे दिखाई दिया करता था। तब वो ईथन से अगली बार वाइट बॉय के देखने पर उसे विक्टर की तरफ से हाई कहने के लिए बोलता है। अब इतने में ही वहाँ पर जूली आ जाती है, जिसे विक्टर पागल लगता था, इसलिए वो अपने भाई को उससे दूर रहने के लिए कहकर उसे वहाँ से ले जाती है। और ये चीज विक्टर भी अच्छे से समझ चुका था। खैर, वहीं हम जेड को देख पाते हैं, जो कि अभी मजे लेते हुए टाउन के अंदर घूम रहा होता है और उसे गांव में मौजूद एक स्टोरेज हाउस मिलता है, जो कि एक बंकर की तरह था, जिसके अंदर जाकर जब जेड वहां की लाइट जलाता है तो वहां पर उसे एक आदमी की लाश पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसको पहाड़ के एक बड़े से पत्थर ने कुचलकर खत्म कर दिया था। पर वो लाश जेड को देखते ही उसकी तरफ जोरों से चिल्लाने लगती है, जिससे कि जेड डर कर नीचे गिर जाता है और उसे स्टोरेज रूम की सीलिंग पर एक निशान नजर आता है, जो कि एक सिंबल जैसा लग रहा था, जिसके अगले ही पल एकदम से सब नॉर्मल हो गया था। वहां पर कुछ नहीं होता। जेड को ऐसा लगता है कि इस सेट को डरावनी तरह से डिजाइन करा गया है, और वो फिर से हंसता है और बाहर निकलता है। और वो सोच रहा था कि उसे शायद से यहाँ से बाहर निकलने के लिए किसी तरह के क्लूज को ढूंढना पड़ेगा, और यही सोचकर वो बाहर आते हुए वापस से इधर उधर घूमने लगता है, यानी कि उसे अभी भी यकीन नहीं हुआ था कि यहाँ पर वो फंस गया था। वहीं हम बॉयड को देखते हैं, जो कि फादर खतरी के पास चर्च के अंदर आज पहली बार गया था। वहाँ हम बॉयड की बातों से जान पाते हैं कि असल में उसने वो बॉक्स खाली लोगों को डराने के लिए बनाया था, ताकि सब एक दूसरे की हेल्प करे, रूल्स को फॉलो करें, और वो नहीं चाहता कि वो फ्रैंक को उस बॉक्स के अंदर उन दरिंदों के हवाले कर दे। तब फादर खतरी उसे समझाते हैं कि अगर अब वो रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो टाउन के बाकी लोग भी रूल्स को तोड़ने लगेंगे, और सब रूल्स असल में बॉयड ने ही बनाए थे। और उसके आने के बाद से ही वहाँ पर मौतें होना थोड़ी कम हो गई थी। आपको याद भी होगा कि शुरुआत में 96 डेज विदाउट इंसिडेंट्स लिखा हुआ था, तो उसका मतलब यही था कि 96 दिनों से किसी भी मॉन्स्टर ने किसी इंसान को नहीं मारा था। इनफैक्ट वो यही कहना चाहता था कि बॉयड के आने के बाद से ही ये सभी लोग प्रॉपर रूल्स के चलते सही से रह पाए थे। साथ ही साथ बॉयड वही इंसान था जिसने कि उस तावीज को भी ढूंढा था, जिससे कि मॉन्स्टर्स घर के अंदर नहीं आ पाया करते, और ये एक तरह का सिजिल था जो कि एक पॉजिटिव एनर्जी को रेडिएट किया करता, जिससे कि मॉन्स्टर घर के अंदर नहीं आते थे या फिर किसी भी चीज के अंदर। जैसे कि ये आरवी और कार्स के अंदर भी काम कर रहा था, और ये चीज बॉयड ने कभी आजमाई नहीं थी, लेकिन जब जिम वाला हादसा हुआ था तो ये चीज भी एक्सपेरिमेंट के तौर पर कंप्लीट हो गई। अब ये सब सुनने के बाद बॉयड खतरी के ऊपर काफी गुस्सा करता है कि वो तो एक फादर है, जिसके चलते उसे यहाँ पर अच्छी बातें बतानी चाहिए, ना कि उसे भड़काना चाहिए। और वो उसको ही उल्टा सीधा बोलकर वहां से सीधा फ्रैंक के पास जाता है और उसको वही तावीज देते हुए कहता है कि वो टाउन से 10 मील दूर चला जाए। वहां पर एक बना हुआ घर है, वो वहां पर रह सकता है आराम से और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, और वो टाउन वालों से कुछ झूठ बोल देगा। खैर, अब बॉयड उस जगह पर चला जाता है जहां पर आज जिम और उसका परिवार सभी टाउन वालों के सामने ये डिसाइड करने वाले थे कि वो डोना के कॉलोनी हाउस में रहेंगे या फिर टाउन के अंदर। अब बात रही कॉलोनी हाउस के बारे में, तो सब वहां मजे से रहते हैं, लेकिन सबकी हेल्प भी करते हैं। वहीं टाउन के अंदर सब एक दूसरे की हेल्प करते थे, पर उनके प्राइवेट घरों में उनकी एक खुद की प्राइवेट लाइफ भी हुआ करती।
खैर अब इतने में ही वहां पर शॉकिंगली फ्रैंक आ जाता है जो कि भागा नहीं था और वो उस तावीज को बॉयड को वापस कर देता है क्योंकि वो खुद यहाँ पर समझ चुका था कि अगर बॉयड ने फ्रैंक की जान को बख्श दिया तो इसके चलते होगा ये कि बॉयड के ऊपर बाकी के लोग भरोसा नहीं करेंगे, रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे और अपनी गलती की वजह से उसने अपने परिवार को खोया है, जिसके बाद फ्रैंक खुद भी अब जीना नहीं चाहता था और वो इस चीज का बोझ बॉयड के ऊपर नहीं डालना चाहता। अब वहां मौजूद सभी लोग उसकी बातों को सुनने के बाद इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन इतने में ही वहां पर जेड आ चुका था जिसको सब कुछ नाटक लग रहा था और वो जोर जोर से हंसते हुए ताली बजाने लगता है। बेसिकली फ्लावर्स का मीनिंग यहाँ पर था कॉलोनी हाउस और जो पत्थर था उसका मतलब था टाउन। अब तभी वहां बॉयड गुस्से में आकर जेड को पकड़कर कॉलोनी हाउस या फिर गाँव में से एक को चुनने के लिए कहता है। तब जाकर जेड जो होता है वो पत्थर को यानी कि टाउन को चुनता है और कैनी वहां पर आकर उसे कुछ दिखाने के लिए ले जाता है। यहाँ पर जेड काफी ज्यादा धमकी बॉयड को दे रहा था कि वो उसकी जिंदगी खराब कर देगा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनकी जिंदगी ऑलरेडी खराब हो चुकी थी। खैर अब जिम, टैबी और ईथन तो टाउन में साथ रहने का फैसला करते हैं, लेकिन जूली जो होती है वो गुस्से में आकर कॉलोनी हाउस में रहने का फैसला करती है क्योंकि उसके माँ बाप उसकी कभी बात नहीं सुनते थे और वो एक थोड़ी सी अजीब सी रिजिड टाइप की लड़की होती है जो कि अपने माँ बाप से थोड़ी सी आजादी चाहती थी। अब इस बात से टैबी जूली के ऊपर गुस्सा होते हुए उसे भी टाउन को चूज करने के लिए कहती है, मगर एक बार फैसला करने के बाद उसे चेंज नहीं किया जा सकता था। इसलिए बॉयड टैबी से वादा करता है कि एलिस जो है उसका बेटा वो जूली का ख्याल रखेगा। अब अंधेरा भी होने वाला था, इसलिए सब आखिरी बार फ्रैंक से मिलकर उसे बॉक्स में डाल देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। वहीं कैनी जो होता है वो जेड को लेकर ग्रेवयार्ड में आया था, जहां पर जेड बॉयड के बर्ताव की वजह से गुस्से में उसे बुरा भला कह रहा था, मगर उसे सब पर यकीन दिलवाने के लिए कैनी उसको टोबी की मॉन्स्टर्स द्वारा खाई हुई लाश दिखाता है, जिसको देखने के बाद शुरुआत में जेड को तो मजाक लगता है, लेकिन बाद में उसे स्मेल आती है, वो रोने लगता है। वो समझ गया था कि सब कुछ रियल था और वो यहाँ पर ऐसी जगह पर फंस चुका है जहाँ से बाहर जा पाना नामुमकिन था। खैर अब रात में वहां पर इंसानों को मारने वाले मॉन्स्टर्स घूमते हैं और उसे इस बात पर भी यकीन था कि रात में यहाँ पर वाकई में इंसानों को मारने वाले मॉन्स्टर्स रियल में घूमते हैं, लेकिन ये बात अभी तक किसी को पता ही नहीं चली थी कि उसको किसी और ने नहीं बल्कि सहरा ने मारा था। एनीवेज तभी कैनी उसे संभालते हुए अपने घर पर लेकर जाता है, जहाँ पर मिसेस लियू अभी भी अपने हस्बैंड की मौत का शोक मना रही थी। वो रो रही होती है। कैनी अपनी माँ को कहता है कि जेड वहीं रहेगा ऊपर वाले रूम में, जिसके चलते मिसेस लियू मान जाती है। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल कि यहाँ पर कैनी का नाम जो है वो फुहान है, यानी कि रियल नेम उसका फुहान था, लेकिन वो हमेशा से एक अमेरिकन नेम चाहता था, जिसके चलते उसका नाम कैनी रख दिया गया। माइट भी उसने खुद ही रख लिया होगा। अब तभी रात का सीन आता है जहां पर बॉक्स में फ्रैंक अपने परिवार को याद कर ही रहा था, तभी बाहर मॉन्स्टर्स आना चालू हो जाते हैं और बॉक्स को तोड़कर वो फ्रैंक के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके साथ ही एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत पास्ट के सीन को दिखाते हुए होती है, जहां पर हम छोटे विक्टर को देख पाते हैं, जिसके पास जो एक लंच बॉक्स हुआ करता था वो उसी सेम लंच बॉक्स को लेकर उसी चेम्बर के अंदर या फिर स्टोरेज रूम से बाहर सुबह के समय आ रहा होता है, जहां पर जेड गया था और वो डर भी गया था। अब बाहर आने पर उसे चारों तरफ ढेर सारे लोगों की लाशें दिखाई देती हैं, जिसका मतलब साफ था कि विक्टर उस जगह पर अपने बचपन से फंसा हुआ है। वेल प्रेजेंट टाइम में कॉलोनी हाउस के अंदर अगली सुबह जब जूली की आंख खुलती है तो विक्टर पास में बैठा था और उसकी ड्राइंग बना रहा था। विक्टर अक्सर बच्चों जैसी ड्राइंग्स बनाता रहता ताकि वो सब कुछ याद रख सके, जिसके चलते वो सच्चाई और सपनों में फर्क को समझ पाएगा। कि तभी वहां पर ट्रूडी आ जाती है, जो कि जेड के बेहोश होने के बाद उसके पास आ गई थी, उसे निहार रही थी, उसको काफी सुंदर भी कह रही थी। अब ट्रूडी ने यहाँ पर जूली के कपड़े पहने हुए थे, जिसको देखकर जूली को अजीब तो लगता है, पर क्योंकि कॉलोनी हाउस के लोग ऐसे ही रहा करते थे इसलिए वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती। उसे पहले ही बताया गया था यहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर रहा करते थे। अब आगे हम बॉयड को देख पाते हैं, जो कि जब उस बक्से के पास सुबह जाता है तो वहां पर फ्रैंक को मॉन्स्टर्स ने ब्रूटली खत्म कर दिया था। बॉयड उसकी बॉडी को एक डंपिंग ट्रॉली में डालकर चर्च की तरफ ले जाने लगता है। टाउन के घर के अंदर जिम और टैबी जूली को लेकर थोड़ा सा परेशान थे, साथ ही साथ टैबी को ये सब बस उसकी गलती लग रही थी, जिसकी वजह से वो वहां पर आकर फंस गए। तो असल में जिम और टैबी का एक बच्चा हुआ करता था जिसका नाम थॉमस था, जो कि उनकी लापरवाही के चलते खत्म हो चुका था और टैबी के हिसाब से इसलिए उन्हें इसी बात की सजा मिल रही थी, जिसके चलते वो यहाँ फंस गए। तभी जिम टैबी को संभालता है कि इतने में ही वहां पर ईथन के आ जाने की वजह से जिम उसको अपने साथ टाउन के डाइनर में लेकर जाता है,
जहाँ पर मिसेस लियू ने उनके लिए आज स्पेशल पैनकेक्स बनाए थे। वहाँ उनकी मुलाकात सैरा से भी होती है, जो कि अभी एकदम नॉर्मल बर्ताव कर रही थी। अब पैनकेक खाते हुए ईथन के पूछने पर जिम उससे कहता है कि वो बस कुछ दिनों के वेकेशन के लिए इस टाउन में है, पर जेड अंदर ही अंदर जानता था कि वो वहाँ पर फंस चुके हैं, इसलिए वो भी वॉशरूम जाने के बहाने से वहाँ रोने लगता है। इसी बीच ईथन के पास विक्टर आ गया था, जिसके हिसाब से वो जो पेड़ थे वो 4 इंच हिले थे और ये बात अच्छी नहीं थी, यानी कि इस टाउन के अंदर पेड़ भी हिल रहे थे। तो ये कैसी जगह है जहाँ पर ऐसी सारी चीजें होती हैं। अभी वो ईथन को व्हाइट बॉय की अपनी ड्राइंग दिखाते हुए उससे उसके बारे में पूछता है। तब ईथन भी उसको कंफर्म करता है कि हाँ, ये व्हाइट बॉय ही है और वो वैसा ही दिखता था। अब तभी वहाँ जिम आ जाता है और विक्टर की जो इमेज होती है वो जिम की नजरों में अच्छी नहीं थी, जिसके चलते वो विक्टर का कॉलर पकड़ते हुए उसे ईथन से दूर रहने के लिए कहता है और विक्टर को डाइनर से भगा देता है। वो खुद भी ईथन को लेकर अपने घर आ गया था, लेकिन घर आने पर ईथन अपने पिता से नाराज था, क्योंकि उसके हिसाब से विक्टर उसका फ्रेंड है और जिम को उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। अब वहीं जेड जो होता है वो कैनी को अपने साथ लेकर उसी स्टोरेज रूम या फिर चेम्बर के पास आता है। उसे बताता है कि कैसे उसने पिछले दिन वहाँ पर एक इंसान की लाश को और एक सिंबल को देखा था, मगर कैनी के हिसाब से वो बस जेड का वहम था और इसलिए वो जेड को पुलिस स्टेशन की तरफ लेकर चला जाता है। मीनवाइल कॉलोनी हाउस के अंदर जूली भी कहीं ना कहीं अपने परिवार को मिस कर रही थी। तब फातिमा उसे अपने साथ बाहर काम करने के लिए लेकर जाती है, जहाँ पर अब तक टैबी भी आ चुकी थी ताकि वो जूली को उसका स्वेटर दे पाए। अब तभी जूली की माँ टैबी उससे उसके साथ टाउन के अंदर अपने घर के अंदर रहने के लिए कहती है और तब जाकर हम ये जान पाते हैं कि असल में जूली अपने परिवार के साथ इसलिए नहीं रहना चाहती थी क्योंकि थॉमस की मौत के बाद टैबी और जिम ने डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे को इसका जिम्मेदार मान रहे थे। पर बस डिवोर्स लेने के पहले वो साथ में एंजॉय करने के लिए ट्रिप पर जा रहे थे, जिसके चलते वो यहाँ फंस गए। और यही सारी बातें बोलने के बाद जूली वापस से कॉलोनी हाउस के अंदर आ जाती है, पर तभी फातिमा टैबी से जूली का स्वेटर लेकर उसके साथ अंदर आ जाती है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में कैनी जेड को एक नक्शे पर कुछ मार्क्स को दिखाते हुए बताता है कि असल में जो लोग भी टाउन के अंदर मौजूद हैं वो दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग समय पर कहीं ना कहीं जा रहे थे, पर अचानक से उनके सामने यही पेड़ आ गया था, जिसके बाद वो उसी रोड पर वापस आए, जिसके चलते वो इसी टाउन के अंदर फंस कर रह गए। अब जेड को ये बात इम्पॉसिबल सी लगती है, पर कहीं ना कहीं वो एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ साइंटिफिक चीजों पर भरोसा करने वाला व्यक्ति था, इसलिए उसको लगता है कि गाँव से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। अब तभी अपने आप पुलिस स्टेशन में रखे हुए रेडियो से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और ऐसा अक्सर हुआ करता था। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया था। जेड को ये थोड़ा अजीब लगता है, साथ ही साथ हो सकता था कि ऐसी छोटी छोटी चीजों को ढूंढकर वो बाहर भी जा सकते थे, कहीं ना कहीं ये हिंट हो सकते हैं, और इसलिए वो उस रेडियो को उठाकर वहां से निकल जाता है। अब हम वापस से टैबी को देख पाते हैं, जो कि जब अपने घर के अंदर वापस आती है तो वो जिम को सारी बात बताती है, और क्योंकि जिम भी बस टैबी की वजह से ही डिवोर्स के लिए मान गया था, इसलिए वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और अंदर से ईथन भी उसकी बात को सुन रहा था, जो कि उसे सही नहीं लगती। तभी घर के पिछले वाले गेट पर विक्टर आ जाता है, जो कि व्हाइट बॉय को ढूंढने के लिए जाना चाहता था, और क्योंकि व्हाइट बॉय विक्टर के बाद अब सीधा ही ईथन के सामने आया था, इसका मतलब यही था कि व्हाइट बॉय ने अब ईथन को चुन लिया था, और इसलिए अभी विक्टर चाहता था कि वो भी उसके साथ उसे ढूंढने जाए। तब ईथन ऑलरेडी इसके लिए मान जाता है और विक्टर ईथन को एक दूसरी वॉकिंग स्टिक देकर ईथन की पुरानी स्टिक को वहीं पर फेंकवा कर उसे वहां से लेता हुआ जंगल की तरफ निकल जाता है। तभी हम बॉयड को देखते हैं, जो कि गुस्से में अभी उस बॉक्स को वापस से सही कर रहा था, जिसके अंदर उसने पिछली रात फ्रैंक को डाला था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो ऐसा करना ही नहीं चाहता था, लेकिन प्रेशर में आकर उसे ऐसा करना पड़ा। खत्री भी इस बात को जानता था कि बॉयड का मूड खराब है, इसलिए वो फ्रैंक की बॉडी को उसके परिवार के पास ही बैरी करने के बाद बॉयड को समझाने के लिए जाता है कि इसके अंदर उसकी गलती नहीं है, जहां पर हम उसकी बातों से समझ पाते हैं कि बॉयड से पहले खत्री उस गांव के अंदर आया था, पर उस समय के हालात जो थे वो बहुत ही बुरे थे और हर रोज किसी न किसी की मौत हुआ करती। लेकिन बॉयड और उसके परिवार के वहां पर आने के बाद बॉयड ने वहां के रूल्स बनाए थे, जिससे कि लोगों की जान जाना बंद हो गई थी। एटलीस्ट 96 डेज तक वहां कोई हादसा नहीं हुआ था, और इसलिए बॉयड ने जो फ्रैंक को बॉक्स के अंदर डाल दिया था वो गलत नहीं था। लेकिन जो बॉयड है वो अभी अजीब बर्ताव कर रहा था, जिसके चलते उसका रवैया कहीं ना कहीं टाउन के लोगों की हिम्मत को तोड़ रहा था, और खतरी की बात को सुनने के बाद बॉयड भी इस चीज को समझ जाता है, और इसी के चलते अब वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। अब जंगल में विक्टर ईथन से बात करते हुए उसे बताता है कि वो वहां पर सबसे पुराना इंसान बचा हुआ है। जब वो वहां पर आया था तब वहां काफी लोग गाड़ियों के अंदर फंसे हुए थे, और यहाँ टाउन के अंदर हमने काफी सारी गाड़ियां देखी भी थी जो कि काफी पुरानी थी, लेकिन अब उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा था। तभी उन दोनों को व्हाइट बॉय एकदम से दिखाई देता है और दोनों उसका पीछा करते हुए एक फार अवे ट्रीज यानी कि पेड़ के पास पहुंचते हैं। अब इसको देखकर विक्टर ईथन को उस पेड़ के बारे में बताता है कि अगर वो उस पेड़ में बने हुए छेद के अंदर चले जाते हैं
तो पेड़ उन्हें कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर देगा, लेकिन वो जगह कहीं भी हो सकती है, लाइक बड़े से पत्थर के नीचे, दीवार के अंदर, या फिर वो कहीं भी हो सकती है। और बस कभी कभी कुछ लकी लोग ही उसके अंदर जाकर सही जगह पर पहुंचते थे। और जंगल में ऐसे काफी सारे पेड़ थे जिनके बारे में टाउन वालों को किसी को पता ही नहीं था। अब इतने में ही विक्टर को डॉग्स के भौंकने की आवाज आने लगती है और उसे याद आता है कि बचपन में टाउन के अंदर उसने ढेर सारे डॉग्स को भी देखा था। और ये याद आते ही वो ईथन को लेकर वहां से जाने लगता है। वहीं अब तक टाउन के अंदर ईथन के गायब होने के बारे में जिम और टैबी को पता चल जाता है, इसलिए वो दोनों ही घबराते हुए उसको ढूंढने के लिए जंगल की तरफ आ जाते हैं। और तब उन लोगों को भी डॉग्स के भौंकने की आवाज आ रही थी जिन्होंने उन्हें घेर लिया था। पर विक्टर भी पास में था, जो कि अपने पास मौजूद एक गन को हवा में फायर करके उन डॉग्स को भगाता है। तब टैबी और जिम भी विक्टर के पास आकर ईथन को ले लेते हैं और उस समय जिम वापस से विक्टर को गुस्से में सुनाने लगता है, मगर विक्टर अपनी गन से उसे डराते हुए वहां से भागकर अपने रूम में आ गया था, जिसके अंदर वो सेम डॉग्स की ड्राइंग को देखता है, जिसको देखते ही उसे एकदम से याद आता है कि उसी समय उसने पहली बार टाउन में मरे हुए ढेर सारे लोगों की लाशों के बीच उस वाइट बॉय को देखा था, जिसने उससे हाई भी करा था, जैसे कि वो फिलहाल ईथन को करता है। मीनवाइल एलिस के ही रूम के अंदर फातिमा ने जूली के लिए भी बेड लगवा दिया था ताकि उसे वहां पर अकेला फील ना हो। और उसी समय वो जूली को टैबी का दिया हुआ स्वेटर भी देती है, जिसको देखकर जूली को काफी अच्छा लगता है। जिसके साथ ही सीन अब शाम में बॉयड पर आता है, जो कि जिम के परिवार के साथ डाइनर में डिनर कर रहा था। तभी जिम और टैबी दोनों ही उसको थैंक यू कहते हैं क्योंकि बॉयड ने उनकी जान बचाई थी। तभी डाइनर में रखे हुए रेडियो में गाना बजने लगता है। अब सैरा भी वहीं पर होती है, जो कि अभी ईथन को अपने साथ एक और डिश लेने के लिए अंदर लेकर जाती है। और उतने में ही वहां पर कैनी भी आकर बॉयड को कुछ समय के लिए बाहर लेकर जाता है। उस समय टैबी और जिम एक दूसरे से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगकर डिसाइड करते हैं कि अब वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। वैसे भी उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, वो यहाँ से बाहर वैसे भी नहीं जा सकते थे, तो डिवोर्स तो वैसे भी नहीं होता। खैर तब तक ईथन पोटैटो डिश लेकर आ चुका था, जिसको देखकर सैरा खुश हो रही थी। पर तभी होता यह है कि सैरा को वापस से वही अजीब सी आवाजें आती हैं और अब उसके हाथ पर लिख कर आ रहा था कि किल द बॉय, मतलब कि उसे ईथन को मारना होगा। जिसको देखकर सैरा शॉक्ड हो जाती है और उसे अचानक से ही सीजर्स यानी कि दौरे आने लगते हैं, जिसको देखकर बॉयड, कैनी, जिम और टैबी तुरंत ही वहां पर आकर उसे संभालने की कोशिश करने लग गए थे। तभी शॉकिंगली हम कॉलोनी हाउस के बाहर विक्टर को देख पाते हैं, जो कि ढेर सारी कब्रों को खोद रहा था, जिनको देखकर सभी शॉक्ड थे। और जब डोना आकर विक्टर से इन सब के बारे में पूछने लगती है तो विक्टर सिर्फ इतना कहता है कि वो उनकी ही हेल्प कर रहा है, जिसका मतलब साफ था कि इस टाउन के अंदर और भी मौतें होने वाली थी। और इसी के साथ चौथा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब पांचवा एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां पर चौथा एपिसोड खत्म हुआ था। विक्टर को इस तरह से कब्र खोदते देखकर सब परेशान हो गए थे। तभी नेथन के पास एक लेडी आकर उसे बताती है कि उसकी बहन सैरा की तबीयत खराब हो जाने की वजह से उसको क्लिनिक में लेकर गए हैं। और तब नेथन भी वहां पर जाने लगता है। क्लिनिक के अंदर क्रिस्टी सैरा का इलाज कर रही थी। अब वैसे तो सैरा नॉर्मल थी, लेकिन वो उसे आज रात के लिए वहीं पर ऑब्जर्वेशन में रखना चाहती थी। अब क्रिस्टी इस बारे में बॉयड को बताती है। तभी बाहर अब तक नेथन आ गया था, लेकिन सैरा उससे मिलना नहीं चाहती थी और इसलिए बॉयड उसके पास जाकर अभी नेथन से सैरा को आराम करने के लिए कहता है, जिस पर पहले तो नेथन नहीं मानता, लेकिन यहाँ बॉयड को उस पर शक होने लगा था कि नेथन को कुछ ऐसा पता है जो कि वो किसी को बता नहीं रहा। तो बस नेथन वहां से चला जाता है, जिसके साथ ही हम अब जिम और उसके परिवार को देख पाते हैं, जो कि खुद भी सैरा के लिए थोड़ा परेशान थे। तभी जिम कुछ सोचते हुए उनसे एक गेम को खेलने के लिए बोलता है, जिसके अंदर वो टाउन से रिलेटेड और टाउन में आने के बाद जो भी सवाल उनके मन में आ रहे थे उनको दीवार पर लिखना था, ताकि उन्हें बाहर जाने का कोई तो क्लू मिले। खैर अब रात में जब सैरा फिर से अकेली होती है, तब वापस से उसके हाथ पर किल द बॉय लिखकर आने लगता है, जिससे सैरा डर कर क्रिस्टी के पास जाकर उससे बात करते हुए ये पूछती है कि अगर उसको ये पता चले कि टाउन से बाहर निकलने का रास्ता तो है, पर उसके लिए उसे बुरे काम करने पड़ेंगे, तो क्रिस्टी क्या करेगी। तो क्रिस्टी को ये थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो उसे हाँ कर देती है, क्योंकि उसको ये जेनरिक सवाल लग रहा था और अगर कुछ गलत होने से सबका भला हो रहा हो तो उसमें दिक्कत ही क्या है, तो शायद से वही ज्यादा बेटर था। अब बाद में वो और ज्यादा बात करने लगते हैं, जिस दौरान हम ये जान पाते हैं कि असल में क्रिस्टी और कैनी जो हैं वो एक दूसरे को पसंद तो करते थे, लेकिन वो रिलेशन में नहीं आ सकते थे, क्योंकि असल दुनिया में क्रिस्टी की एंगेजमेंट मरियल नाम की एक लड़की से हो चुकी थी, यानी कि वो लेस्बियन होती है या फिर ये कहें कि बाइसेक्सुअल थी। खैर क्रिस्टी को डर था कि अगर कभी भी वो बाहर निकल पाए और तब भी अगर मरियल उसका वेट करती हुई होगी तो मरियल के लिए क्रिस्टी का कैनी के साथ रिश्ते में आना गलत हो जाएगा, बेसिकली धोखा होगा।
अब सैरा भी उसकी बात सुनकर हाँ बोलती है और उसकी बातों से हम जान पाते हैं कि असल जिंदगी में उसका भी एक अब्यूजिव बॉयफ्रेंड हुआ करता था जो कि उसे काफी मारा पीटा करता, पर नेथन ने उसे हर जगह प्रोटेक्ट किया था। इवन टाउन के अंदर आने के बाद भी नेथन ने ही हमेशा सैरा का ख्याल रखा और इसलिए सैरा के सबसे ज्यादा क्लोज नेथन ही था। अब इसी तरह से वो दोनों पूरी रात बात करते रहते हैं और अगली सुबह जब सैरा वहाँ से जा रही होती है तो नेथन उसको लेने के लिए आता है। अब आगे हम कॉलोनी हाउस के अंदर देखते हैं कि जूली कहीं ना कहीं बहुत परेशान थी क्योंकि असल दुनिया में ऐसे ढेर सारे लोग थे जो कि उसको काफी याद कर रहे होंगे। खैर अब जैसे ही ये बात फातिमा को पता चलती है तो वो जूली के परेशान होने के बारे में एलिस को बताती है और दोनों उसका मूड सही करने के लिए उसको टाउन के पास ही मौजूद एक लेक में लेकर जाते हैं जो जगह सच में बहुत ही सुंदर थी और उसे एलिस ने ही ढूंढा था, जहाँ पर टाउन के लोग मजे करने के लिए आया करते। वहाँ आकर जूली को अच्छा तो लग रहा था पर वो फिर भी परेशानी थी। खैर तब वो फातिमा से पूछती है कि हर जगह वो इतना पॉजिटिव कैसे रहती है। तब फातिमा की बातों से हम ये जान पाते हैं कि असल में वो ईरान से है, जहाँ पर एक दिन वो अपने बर्थडे वाले दिन अपने 2 भाइयों अम्मी अब्बू के साथ में अपने अंकल के यहाँ गई थी। अब उसके अब्बू एक प्रीचर हुआ करते थे और लोगों को उनकी बातें बहुत पसंद थी, लेकिन ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि उन्हें पसंद नहीं करते थे और उसी दिन उन लोगों ने फातिमा के अंकल के घर पर हमला कर दिया और उन्होंने फातिमा के अब्बू को खत्म कर दिया था। तब फातिमा को ये समझ आया कि वो कहीं पर भी चली जाए उन्हें हर जगह पर मॉन्स्टर जरूर मिलेंगे, साथ ही साथ जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है वो कब खत्म हो जाए, और इसलिए उसने डिसाइड करा कि वो कभी किसी से नहीं डरेगी और बिंदास होकर जिएगी। तभी हम बॉयड को देख पाते हैं जिसका हाथ थोड़ा सा कांपने लगा था और उसको भी काइंड ऑफ सीजर्स आ रहे थे जिससे कि वो काफी परेशान था। उसे लग रहा था कि पहले ईथन के साथ, बाद में सैरा के साथ और अब उसके साथ ऐसा हो रहा था। हो सकता है कि इसका आपस में कोई रिश्ता हो। यही सोचते हुए वो अपनी बीवी एबी की कब्र पर जाने का डिसाइड करता है और कैनी से उसके वापस न आने तक टाउन का ध्यान रखने के लिए कहता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैनी इस टाउन का डेप्यूटी था। खैर तभी अब यहाँ से सीन टाउन के बार पर आता है जहाँ पर जेड उस रेडियो को लेकर बैठा हुआ था और जब वो वहाँ की शराब को पीता है तो उसका खराब टेस्ट होने की वजह से वो उसे थूक देता है, पर क्योंकि टाउन के अंदर ये लोग शराब को आलू से बनाया करते थे इसलिए उसका टेस्ट ऐसा ही था। अब बारटेंडर टॉम जेड को इस बारे में बताते हुए उससे बात करने लगता है। कहीं ना कहीं टॉम इस बात को समझ गया था कि जेड ये सोच रहा है कि वो अपने दिमाग की हेल्प से उस टाउन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेगा, क्योंकि उसके हिसाब से वो कभी हार नहीं मानने वाला, जबकि टाउन के लोग इस जगह को एक्सेप्ट कर चुके हैं और इसलिए वो उसको समझाता है कि टाउन के अंदर आने पर शुरुआत में सभी ऐसा ही सोचते हैं, पर ये टाउन सच में काफी ज्यादा अजीब और अलग है। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि ये सब सच्चाई है भी या फिर नहीं। साथ ही साथ टॉम खुद भी असल दुनिया में एक यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी प्रोफेसर हुआ करता था और उसे भी बहुत नॉलेज थी, लेकिन फिर भी वो अब इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि वो यहीं पर रहेगा। और सब जानने के बाद जेड यहाँ कुछ सोचने लगता है। तभी हम सैरा को देख पाते हैं जो कि कहीं ना कहीं क्रिस्टी के जवाब की वजह से सेटिस्फाइड हो चुकी थी। इवन उसने क्लिनिक से एक सर्जिकल नाइफ भी उठा लिया था जिसको छुपाकर वो ईथन से मिलने उसके घर जाती है। वो ईथन के साथ उसके घर के बाहर खेलते हुए सोच रही थी कि वो उसको कैसे खत्म करे ताकि वो यहाँ से बाहर निकल पाएगी। और अब वो कुछ सोचते हुए दिमाग लगाते हुए उसे नेथन के जानवर पालने के बारे में बताती है और अब ईथन उन जानवरों को देखना चाहता था। तब सैरा इस बारे में टैबी को बताकर ईथन को फार्म की तरफ लेकर जाने लगती है, लेकिन टैबी यहाँ पर एक अच्छी माँ होती है और वो कहीं ना कहीं किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रही थी, जिसके चलते वो भी उनके साथ जाती है, जिसको सैरा ने रोकने की काफी कोशिश करी थी मगर टैबी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। अब इसी बीच हम नेथन को देख पाते हैं जो कि कहीं ना कहीं सैरा की हरकतों की वजह से काफी डरा हुआ था और इसलिए वो खतरी के पास जाकर उसके फादर होने की वजह से उसके सामने सब कुछ कन्फेस कर देता है। और ये सब सुनने के बाद में खतरी काफी डर गया था, काफी घबरा गया था, क्योंकि सैरा से सच में सबको खतरा था। और यही सोचते हुए वो नेथन के साथ भागते हुए फार्म की तरफ जाने लगता है। तभी हम बॉयड को देखते हैं जो कि अब तक एबी की कब्र के पास आ गया था, जहां पर वो उससे बात करते हुए बीते दिनों के बारे में सब बताता है। और कहीं ना कहीं बॉयड खुद भी टाउन के बाहर जाने का रास्ता ढूंढना चाहता था, पर वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, इसलिए वो एबी से कोई साइन देने के लिए कहता है जिससे बॉयड को हिम्मत मिल पाए और वो जंगलों में और अंदर जाकर बाहर निकलने के रास्ते के बारे में ढूंढ पाए। वहीं सैरा जो होती है वो अब तक टैबी और ईथन को अपने साथ लेकर फार्म पर आ गई थी, मगर उसे अभी टैबी को ईथन से दूर करना था ताकि वो उसको खत्म कर दे। अब यही सोचते हुए सैरा कुछ दिखाने के बहाने टैबी को अंदर ले जाकर एक कंपार्टमेंट टाइप जगह पर बंद कर देती है और उससे माफी मांगते हुए बोलती है कि वो ये सब के लिए कर रही है। अब टैबी को तो कुछ भी समझ में नहीं आता और वो जोर जोर से चिल्लाते हुए उसे बाहर निकालने के लिए कहती है।
लेकिन सैरा उसकी बात को अनसुना कर बाहर ईथन की तरफ बढ़ने लगती है, जहां पर वो ईथन को मारने ही वाली थी कि तभी उसके पास नीथन पहुंच जाता है, जो कि उसे पकड़कर रोकने की कोशिश कर रहा था और इतने में ही ईथन भी वहां से भाग गया था। खैर, अब सैरा को रोकते वक्त होता यह है कि जो उसके हाथ में सर्जिकल नाइफ होता है वो नीथन की गर्दन के आर पार हो गया था और इस चीज को आकर खतरी देख लेता है। वहीं ईथन भी भागते हुए कॉलोनी हाउस में एलिस, फातिमा और जूली के पास पहुंच गया था, जहां पर जाकर वो उन्हें सब कुछ बताता है और जूली उसे लेकर फार्म की तरफ आने लगती है। वहीं अब जिम ने भी फार्म पर पहुंचकर टैबी को आजाद करवा दिया था और जब वो बाहर आते हैं तब तक वहां बॉयड भी आ चुका था। तब क्रिस्टी नेथन को चेक करके बताती है कि नेथन अब जिंदा नहीं रहा। इतने में ही खतरी भी जंगलों की तरफ से भागते हुए आकर बताता है कि सैरा जंगल में कहीं भाग गई है और वहां पर जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था और सभी डरे हुए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा था और सैरा ऐसा कर भी कैसे सकती है। अब जिम तभी जल्दी से ईथन को लेता है और बॉयड को टाउन वालों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हुए घर में चला जाता है, जहां पर अचानक से टैबी के मन में एक और सवाल आता है और वो दीवार पर लिखती है कि क्या वो लोग उस आरवी क्रैश में सरवाइव कर भी पाए थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि हो सकता है कि वो एक तरह के लिम्बो में फंस गए हैं और वो ऑलरेडी मर चुके हैं। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा टाउन डेड टाउन है और यहाँ पर सारे मरे हुए लोग हैं। दूसरी तरफ क्रिस्टी डाइनर में बैठी हुई काफी परेशान थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी ही सलाह की वजह से ये सब हुआ, क्योंकि सैरा ने उससे पिछली रात उससे बात करने के बाद ही ये सारी हरकत करी थी। तब बॉयड आकर उसको समझाता है कि इसमें क्रिस्टी की कोई गलती नहीं है, सैरा के मन में ये चीजें पहले से ही थी, या फिर ये कहें कि कोई उससे करवा रहा था। तभी अचानक से ही डाइनर में लगे हुए रेडियो में एक गाना बजने लगता है, जो कि उनके रिसेंट सिचुएशन को ही बयां कर रहा था, जिसको सुनने के बाद बॉयड को वो गाना एबी के संकेत की तरह लग रहा था और उसी के बारे में सोचते हुए वो वहां से निकल जाता है, जिसके साथ ही एपिसोड 5 का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी फ्रॉम सीजन 1 के पहले पार्ट की कहानी, जहां पर हमने सीजन 1 के पहले 5 एपिसोड्स को कवर कर दिया है और अगली वीडियो कल ही आएगी जिसके अंदर हम सीजन 1 के बाकी 5 एपिसोड्स को कवर करेंगे। अब आने वाले कुछ दिनों तक फ्रॉम सीरीज चलती रहेगी। यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस और थियरीज मिलने वाली हैं और यहाँ पर मैंने आपको काफी सारी थियरीज इसलिए नहीं दी हैं क्योंकि सीजन 3 का अंत जल्दी ही होने वाला है और उस वीडियो के साथ ही हम बहुत सारी थियरीज वगैरह पर बात करेंगे जो कि आपको पूरे इंटरनेट पर कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेंगी। तो दिल थाम कर बैठिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले एक हफ्ते तक ये सीरीज चलने वाली है। पूरे के पूरे 3 सीजन्स इस चैनल के ऊपर एक्सप्लेन होंगे, वो भी काफी ज्यादा डिटेल में। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले नहीं आएगी, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक लेकर जाइए। बाकी सारी बातें मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा था। और अगर आप जल्दी से सीजन 2 और सीजन 3 की एक्सप्लेनेशन भी चाहते हो तो फटाफट इस वीडियो को 10,000 लाइक और कम से कम 500 कमेंट इस वीडियो के ऊपर आने चाहिए। रोज चैनल को आकर चेक करते रहिएगा क्योंकि यहाँ पर फ्रॉम का सीजन 1, 2, 3 चलता रहेगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए